ओके बेटा, वंस अगेन उससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजीव गांधी ने यह फैसला लिया कि हमें लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है और इसके लिए हमें एक तीसरे स्तर पर ऐसी पंचायती राज व्यवस्था जो चल रही है उसको और स्ट्रेंथेन करना है और सशक्त बनाना है, उसे कुछ अधिकार देने हैं। और किसी को अधिकार तभी दे सकते हैं जब आप उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तब्दील कर दीजिए, जब उसे संवैधानिक दायरे में ले आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ले आएंगे। अभी तक क्या थी वो? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत था, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 40 में था, तो इसीलिए कोई बड़ा प्रभावकारी नहीं हो रहा था। लेकिन अब उसे वहां से निकाल दिया गया जैसा कि जानते हैं, और उसे 243 आर्टिकल्स में ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, ए से लेकर के जे तक जो है आपका वो पंचायती राज का है, और के से लेके जेड तक जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, तो वहां डाल दिया गया। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट से भाग 4 से बाहर निकाल करके इसे एक एक्ट बना के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और अब उसे पावर दे दिया गया। यानी अब नाखून हो गए, दांत हो गए, काम करने का साहस हो गया, ऑटोनोमस सिस्टम में ले आए। जैसे गर्लफ्रेंड कोई है या बॉयफ्रेंड कोई है, बहुत प्यारा है, हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए उतना नहीं होगा, पर अगर परिवार के प्रति भी सबकी सहमति है तो फिर वो ठीक है। लेकिन सारे राइट्स तब भी नहीं देते, घर के सारे भेद उससे नहीं शेयर करते। जिस दिन माथे में सिंदूर लग जाए या वरमाला डाल दे, वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है और फिर आप सारे राज उसके साथ हम सफर बन के चलते हैं। ठीक वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना बहुत बड़ी बात थी, तो ये याद रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसे दिया गया। कैसे? सुनिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd सीरियल नंबर का अमेंडमेंट हुआ जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है, और इस अमेंडमेंट के तहत एक 10th तो शेड्यूल थे, 11th शेड्यूल क्रिएट किए गए, यानी 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। किस अमेंडमेंट से? 73वां संविधान संशोधन से। कब जोड़ी गई? 1991 में, और ये एक्टिवेट होगा 92 में और कुछ 93 में। तो 91 में लाया, 92 में पास हुआ, 93 से लागू हो गया। तो कभी भी होगा तो हम ये समझेंगे क्या? 73वां संविधान संशोधन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, और ये स्थानीय सरकार से जुड़ा था, लोकतंत्र को मजबूत करने से जुड़ा था, और ये इसके तहत एक 11वीं अनुसूची बनाई गई और उसे संविधान में 11वीं अनुसूची के तौर पर शामिल किया गया, तथा कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए। 243 में ए से लेकर जेड तक में आर्टिकल्स जोड़े गए। अब इसे दूसरा फिर देखें, ऐसे ही 74वां 74th अमेंडमेंट हुआ सीरियली, ये भी 1991-92 में जाके कंप्लीट हुआ, और फिर इससे हमने एक 12वीं अनुसूची बनाई, 12th शेड्यूल, और उसे भी संविधान में ऐड किया और कुछ आर्टिकल्स बनाए, सब क्लॉजेस बनाए, और उसको भी वही 243 में ए से लेके जेड तक में, के से लेके जेड तक में जोड़ दिया। और ये भी किससे था? लोकल गवर्नमेंट से, नगर निगम से, टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो स्थानीय, अब क्या हो गया? ये संवैधानिक संस्था कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हो गया, पावरफुल हो गया। अब सवाल है, इसे लागू कब किया? तो इसे लागू कब किया? तो याद रखिए, पंचायती राज व्यवस्था को हमारे राष्ट्रपति ने 24 अप्रैल 1993 को साइन किया उस बिल पे, और स्टैम्प भारत सरकार का नेशनल एम्ब्लेम लगा दिया, स्टेट एम्ब्लेम, और वो कानून बन गया। समझ आए? 1 जून को 1993 को जो 11th शेड्यूल था, जो उससे जुड़े अमेंडमेंट थे, कौन सा अमेंडमेंट? 74वां, उस पे साइन और मुहर किया और वो फिर एक्ट बन गया। तो याद रखिएगा, पंचायती राज कानून 24 अप्रैल 1993 से लागू है देश में, जबकि उसे पार्लियामेंट में 91-92 में पास किया। 92 में राष्ट्रपति के पास गया, 93 में राष्ट्रपति ने इसे साइन मोहर करके एक्ट बना दिया।
और 1 जून 1993 को नगर निगम को। दोनों लोकल गवर्नमेंट, दोनों डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथन के लिए, थर्ड लेयर के लिए, ये चीजें कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है क्या? पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल। अब कुछ सालों बाद हमने गांव के पंचायत में अच्छा काम हो, साफ हो, सफाई हो, अच्छे वर्क हो, गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे, परिषद लेवल पे, जिला परिषद पे, स्टेट लेवल पे भी सारे उस स्टेट के सब अच्छे पंचायत काम कर रहे हैं, तो उस आधार पर हमने एक पुरस्कार की शुरुआत की एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका नाम रखा निर्मल ग्राम पुरस्कार। तो ग्राम पंचायत तो निर्मल ग्राम, लेकिन उसका नाम ही पड़ गया निर्मल ग्राम पुरस्कार, जो स्टेट लेवल पे भी दिया जा सकता है पंचायत से जुड़े कामों के लिए, और ग्राम पंचायत लेवल पे निर्मल ग्राम पुरस्कार। उसी 24 अप्रैल को हर साल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों दिया जाता है। जो सरपंच, जो वार्ड कमिश्नर, जो मुखिया ये सब काम करते हैं उनको दिया जाता है। समझ में आई बात? याद रखिएगा। अब आइए एक और बात, थोड़ा प्रीवियसली जाए तो 1884, मैंने क्या कहा, 1884 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, मद्रास नगर निगम की स्थापना क्या हुई थी? 1884। और उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड रिपन, जो 1880 से 1884 4 साल के लिए थे। और 84 में उन्होंने जो है क्या लागू किया, क्या एस्टैब्लिश किया? मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और वो इंडिया का सबसे पुराना कॉरपोरेशन हुआ। एंड रिमेंबर, इसीलिए उन्हें लॉर्ड रिपन को कहा जाता है क्या? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, फादर ऑफ लोकल। अच्छा, ये मद्रास नगर निगम से पहले ही वहां आई थिंक 1867 के आसपास एक नगर निगम थी, लेकिन वैधानिकता प्रदान नहीं था। तो कभी ऐसे भी पूछे तो 1884, आजकल ऐसे पूछता है तो वही चेन्नई ही होगा, कोई हर्ज नहीं है, पर समय थोड़ा पीछे हो जाए। लेकिन जनरली क्या है क्वेश्चन, तो लॉर्ड रिपन 1884, ठीक है, तो मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन established by Ripon, so he considered father of local government India। तो यहां तक आ गए। अब आइए पंचायत में क्या क्या होता है वो हम अगले में बताएंगे, एक चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज का डेवलपमेंट तो समझ गए ना। अब यहां पे जो छिटपुट बातें हैं उसको सुनिए, फिर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, सुनिए, यहां जो लिखता है, यहां पर हम ग्राम सभा को देखेंगे, और फिर हम ग्राम सभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे दिखाया है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा में, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है, और उसमें सभी लोग जो है बैठते हैं। ये एक गांव में एक ही हो, या एक ही गांव में 2 भी हो सकती है, या कई गांव मिला करके एक हो सकता है। एक्चुअली हमारा जो नया संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अप्लाई किया है 93, तो उसके तहत ये बात बनती है कि मैदानी क्षेत्रों में 5000 से लेकर 20,000 तक के पॉपुलेशन पर एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए। तो हो सकता है एक ही गांव में अगर 50,000 पॉपुलेशन है, 2-3 ग्राम पंचायत हो सकते हैं, तो 2-3 ग्राम सभा भी होगी। अगर मान ले कि गांव छोटा है और लगभग 7,000 पॉपुलेशन है, तो पूरा का पूरा क्या है, एक गांव एक पंचायत हो जाएगी। और गांव अगर बहुत छोटा है तो अन्य गांव के पॉपुलेशन को आसपास मिला करके हम 10,000 बना लेते हैं, एक पंचायत बना लेते हैं, ये भी हो सकता है। तो एक गांव में एक ही ग्राम पंचायत हो, पॉसिबल है। एक गांव में 1 से अधिक ग्राम पंचायत हो, पॉसिबल है। कई गांवों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये चीज है। अब दूसरी बात, फिर लिखा है बॉक्स में ग्राम सभा क्या होती है। तो जो बाय लॉ जो ग्राम पंचायत की एक सीमा बनाई गई है, उस ग्राम पंचायत के सीमा के भीतर जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं जो 18 वर्ष पूरे करने के अलावे वहां के वोटर लिस्ट में नाम दाखिला है, तो वो ग्राम सभा होते हैं। ग्राम सभा क्या है? द ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ विद इन ग्राम पंचायत who's completed his age of 18 and listed in voter list, that's called ग्राम सभा। तो ग्राम सभा कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया क्या है? हमसे और आपसे, सिटीजन से। ठीक वैसे ग्राम सभा है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये लिविंग क्रिएचर है, हम और आप हैं। जैसे मैं दरभंगा के
हरिपट्टी ग्राम पंचायत का हूँ, वहाँ मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, तो इसका मतलब हुआ कि हम अपने ग्राम सभा के सदस्य हैं, हम अपने गांव के मुखिया, सरपंच, वार्ड काउंसिल का चुनाव लड़ सकते हैं। ये मतलब है, ठीक है। अब आइए तो पेज पलटते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये कहा गया है कि बॉक्स में 50 नंबर पेज पे एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में होता है। बिल्कुल सही बात है, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में होते हैं। ये सब जो चीजें दी हुई है बॉक्स में, समझिए ये कह रहा है कि एक गांव है या दो गांव है, तो एक ग्राम पंचायत को कई वार्ड्स में बांटा जाता है। हर वार्ड के लिए एक वार्ड कमिश्नर होता है, नगर निगम में भी होता है, गांव में भी होता है। तो ये चीज है, तो हर एक वार्ड के लिए एक वार्ड कमिश्नर होता है। और फिर हम देखते हैं ये वार्ड कमिश्नर क्या काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है बेटा, ये जो छोटे छोटे इधर उधर की चीजें हैं समझने के लिए, तो एक पूरी कहानी को समझना जरूरी है। तो मैं आज तो ये चैप्टर फिनिश करता हूं, लेकिन कल जो हमने बताया है ना, उसके बाद की कहानी ग्राम पंचायत की बता दूंगा, तो पूरा सीन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका 3 चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 चैप्टर जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज, नगर निगम और उसके प्रशासक से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और मैं कल तो ज्योग्राफी का है, तो फ्राइडे को जो है इकोनॉमी है ना, ठीक है, अगले में जो है मैं इसको अच्छे से बता दूंगा और डिटेल। तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो यहां पर बॉक्स में दिया हुआ है कि हर ग्राम पंचायत में कई वार्ड होता है, हर वार्ड के लिए एक सदस्य होता है जो वार्ड कमिश्नर कहलाता है। अब है, इसे वार्ड पंच भी कहते हैं। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिल करके सरपंच को चूज करते हैं। यानी ये वार्ड कमिश्नर नहीं, ग्राम सभा के लोग जो हैं वोट दे करके सरपंच को, जिसे कहीं मुखिया, कहीं प्रधान, कहीं सरपंच कहते हैं, उसका चुनते हैं, वोट देते हैं। ये कहा गया। फिर है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो सरकार के द्वारा अपॉइंट होता है। ये ग्राम सभा का सदस्य हो जरूरी नहीं, वो एक सचिव है, एक अधिकारी है, लेकिन वो ग्राम सभा का सदस्य होता है जनरली अलग अलग स्टेट में। अब ये सचिव जो होता है वो ग्राम सभा का भी और ग्राम पंचायत के बीच में समन्वय का काम करता है, ठीक है। और ये जो है निर्वाचन से नहीं आता, सरकार उसे अपॉइंट करती है। सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बैठकों को बुलाना, ठीक है, उस पर चर्चा करना और उसके जो रिकॉर्ड्स हुए हैं उसको मेंटेन करना। तो सचिव ही है, सचिव का मतलब ही होता है काम करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला। तो सचिव ही वो है जो ग्राम सभा का भी बैठक बुलाता है, ग्राम पंचायत की बैठकों को भी आहूत करता है और फिर बैठक में जो भी फैसले लिए जाते हैं उन सबको रिकॉर्ड बनाता रहता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसी बहाने यहां पर जो आया है वो कि हरदास गांव है, उसमें तिज्जा नाम की लड़की है, ठीक है। हैंड पंप का पानी जो है प्रॉब्लम है। औरत 3 किलोमीटर दूर से सूरू नदी से, देखिए एक मसला दिया है बच्चों को, 6ठी क्लास के बच्चों को समझाने के लिए कि 3 किलोमीटर दूर से नदी से पानी लाती है पीने के लिए, नहाने के लिए। और ये पानी महिलाएं लेकर आती है, 3 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है उसको साफ पानी लाने के लिए। और ये कहाँ है? हरदा नाम के गांव में। सूरू नदी 3 किलोमीटर दूर है। तिज्जा जो है बोल रही है कि हैंडपंप सब सूख गए हैं, जो ट्यूबवेल होता है हैंडपंप, अब पानी उसमें नहीं आता, दूर से पानी लाने। और सूरू नदी का पानी जो है सो पाइप से ला करके, पाइप सिस्टम से सूरू का पानी लाके गांव में लाया जाए। कुछ लोग राय देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये संभव नहीं है और टाइम लगेगा और सूखा पड़ा हुआ है, तो बेहतर है कि हम हैंड पंप जो है उसको और गहरा कर लें, जो कुएं हैं उसको और डिपेन कर लें, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर सूखे की वजह से, ड्राउट की वजह से नीचे चला गया है। फिर ग्राम सभा के दूसरे सदस्य अनवर कहता है कि मैं महाराष्ट्र गया था, वहां मेरा भाई रहता है, तो वहां मैंने देखा कि जल के संरक्षण के लिए गांव वाले बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो वाटर शेड प्रोग्राम करते हैं, यानी जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसके तहत वो चेक डैम बनाते हैं नालों के ऊपर और छोटे छोटे बांध बना करके उसमें जो है टंकियां रख देते हैं और उससे पानी भरते हैं, ये उन्होंने कहा।
तो फिर ग्राम सभा ने इस पर विचार किया कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए और जानकारी लेनी है कैसे होता है, और सरकार से जानकारी लेके इस पर काम करेंगे, लेकिन वर्तमान में क्या करना है वो काम करें। तो ग्राम सभा ने चर्चा में अगला मुद्दा उठाया कि बीपीएल फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली के कौन कौन से लोग हैं, तो नाम लिखा गया। तो उसमें अगला मुद्दा उठा कि बीपीएल के फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिसका नाम है जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। जैसे नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविजन लिया और उसका बेटा जो है उसको बाइक भी खरीद कर भेज दिया, तो वो गरीबी रेखा में कैसे आएगा? यानी गरीबी रेखा की जो परिभाषा है, पक्का मकान हो, ढलुआ छत हो, या बाइक हो, या घर में कलर टेलीविजन हो, या कोई भी सरकारी नौकरी में हो, या 15,000 से ऊपर आय आपकी हो, अगर ये, या गैस सिलेंडर वगैरह रखते हैं तो आप बीपीएल में नहीं काउंट होते। अजीब अजीब सा है तो ये चीज है। सरोज ने सुखीबाई से कहा कि बिरजू का नाम तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, और बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? क्योंकि वो बहुत अमीर है, बहुत जमीन है उसके पास, और ओम प्रकाश जो मजदूर है जिसके पास जमीन भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से जीवन जीता है, उसका तो नाम ही नहीं है। नटवर बिरजू और अमीन चंद के दोस्त हैं। अमीन चंद पहला जमींदार था, अब नहीं जमींदार रहा, फिर भी अभी भी बहुत जमीन है, उसका नाम इसमें क्यों है? तो देखा, यानी बीपीएल का लिस्ट तैयार करने का काम भी ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत में सिंचाई व्यवस्था, पीने का पानी, बिजली बल्ब का प्रबंध करने का काम भी है, ये बता रहा है। अब यहां पे बॉक्स में दिया हुआ है बेटा आपका कि ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों को आता है। तो ग्राम पंचायत जो है अपनी योजनाएं लोगों के पास आता है, इसका क्या मतलब है, इसका अभिप्राय क्या है, समझना ये है ना। तो देखिए, ग्राम पंचायत जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ग्राम सभा जो है लेजिस्लेटिव बॉडी है। ग्राम स्तर पर कोई कानून ग्राम सभा बैठक में बनाती है, उसे एग्जीक्यूट करने का काम ग्राम पंचायत करती है। ग्राम सभा से ही सदस्य निकल के आते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़के वार्ड कमिश्नर या वार्ड पंच कहिए या सरपंच बनते हैं। तो जो ग्राम पंचायत है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जैसे गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट है, तो ऐसे तो गवर्नमेंट लाइक आवर ग्राम पंचायत जिसको कहते हैं ना, वो है, और ग्राम सभा जो है लाइक ए पार्लियामेंट। तो ग्राम सभा कानून बनाती है, कानून को लागू करती है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत जो कोई प्लान बनाती है डेवलपमेंट का, तो वो ग्राम सभा के सामने रखती है, और ग्राम सभा जो है उसको बातचीत करके क्या सही क्या गलत पास करती है, तब जाकर के ग्राम पंचायत जो है वो काम शुरू करेगी। ग्राम पंचायत ने पैसे का कैसे इस्तेमाल किया, कैसे खर्च किया, पूरा हिसाब, जिसको कहते हैं सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक लेखा जोखा ग्राम सभा रखती है। यानी ग्राम पंचायत अकाउंटेबल टू ग्राम सभा, बिल्कुल सही। तो ग्राम सभा के प्रति अकाउंटेबल होता है, उसी को सब कुछ बताना पड़ता है। अगर ग्राम सभा ने कोई चीज पास नहीं किया तो ग्राम पंचायत वो काम नहीं कर सकती। ये चीज है, क्यों? ग्राम सभा तो इलेक्शन दे करके उसे जिताई है, तो उसके लिए काम करेगा, और लोकल है तो वहां तो सब कुछ सामने में हो रहा है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट पर यहां पे दिया हुआ है, ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है। बिल्कुल, ग्राम सभा कंट्रोल टू ग्राम पंचायत मेंबर, ठीक है, और ग्राम पंचायत जवाबदेह हो जाती है ग्राम सभा के प्रति। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, दोनों मिल करके काम करते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं इस चैप्टर के। अब इसमें है दिया हुआ ग्राम पंचायत, यहां बता रहा है ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, यानी रेगुलर सिटिंग होती है। क्या मतलब होती है? हर 15 दिन पर भी सिटिंग हो सकती है, और कंपलसरी 180 दिन में ग्राम सभा की एक बैठक करना अनिवार्य है। यानी ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 180 दिन से ज्यादा की समय की दूरी नहीं हो सकती। और ग्राम सभा की बैठक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ का प्रेजेंस जरूरी है, ये याद रखिएगा। और वैसे जब जब चाहें हर 15 दिन पर बुला सकते हैं, इमरजेंसी में 24 घंटे के लिए ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक बुला सकते हैं 24 घंटे के भीतर भी, प्रावधान सारे हैं। जनरली हर मंथ कहीं होता है, कहीं 15 दिन पर होता है, लेकिन 180 दिन में तो एक बार बैठना ही पड़ेगा, ये मतलब है।
उनका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव का विकास करना है। तो जो डेवलपमेंट से जुड़े प्रोग्राम है उसको प्रोग्रामिंग करती है, उसका डेवलपमेंट करती है और उसका निरीक्षण भी करती है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है ऑब्वियसली, और तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। बिल्कुल सही। फिर आपका है कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, जिसे उदाहरण तौर पर निर्माण समिति। तो जैसे देखिए, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, इन दोनों से कुछ सदस्य मिलकर के एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो टेम्पररी होता है। इसको आप जैसे एग्जाम्पल है निर्माण समिति, जल संरक्षण समिति, ठीक है, सुरक्षा समिति बना लीजिए, कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य समिति बना लीजिए। तो ऐसे निर्माण समिति। तो ग्राम सभा के भी कुछ सदस्य होते हैं और पंचायत, ग्राम पंचायत के भी कुछ मेंबर जो है वार्ड कमिश्नर, वो भी यहाँ मेंबर होते हैं और मिल करके निर्माण का काम देखते हैं। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के और कुछ पंचायत के होते हैं। फिर लिखा है इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब है जब ग्राम पंचायत की बैठक होती है, आई एम टॉकिंग नॉट ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की जब बैठक होती है तो सरपंच तो आएगा, वार्ड का जो पंच है वो भी आएगा, और जो सचिव है उसके बिना तो काम होगा नहीं। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ना कैबिनेट की बैठक में, आईएएस ऑफिसर, ऐसे ही तो सचिव तीनों बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब है खंड विकास पदाधिकारी जो होते हैं वो इससे जुड़े पदाधिकारी होते हैं जो ग्राम सभा की बैठक में सामान्यतः भाग लेते हैं और ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल का काम करते हैं। तो ये चीज़ है। अब अगला है नेक्स्ट जो बॉक्स में, उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है। उसमें आपको जो दिखाया है बॉक्स में उसको समझिए। बेटा बॉक्स में लिखता है ग्राम पंचायत के काम, बहुत सिंपल है, जरा गौर से सुनिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। ग्राम पंचायत जो थर्ड लेयर है, फर्स्ट लेयर, काम, हेल्थ से जुड़े डिस्पेंसरी, औषधालय, अस्पताल खोल सकती है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के ख्याल से 10 मेगावाट तक के पावर प्लांट लगा सकती है, हाइड्रो पावर लगा सकती है। ठीक है, इसके अलावा विंड एनर्जी लगा सकती है, सोलर प्लांट लगा सकती है, गोबर गैस प्लांट लगा सकती है। समझ में आई बात? एलपीजी प्लांट सब लगा, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा सकती। तो 10 मेगावाट, इसको कहते हैं माइक्रो पावर प्लांट। केरल में सबसे ज्यादा माइक्रो पावर प्लांट है, वहां के पंचायत ने करीब करीब सभी ने अपने प्लांट बैठाए हुए बिजली की सप्लाई के, और ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। चलिए, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, स्ट्रीट लाइट जिम्मेवारी है। गांव के भीतर की सड़कें जिम्मेवारी है। गांव के भीतर के जो पंचायत के भीतर के जो ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकासी व्यवस्था है उसका। प्राइमरी स्कूल, लोअर प्राइमरी स्कूल खोलने का हक है उसको। जो सार्वजनिक स्थल हैं, सड़क बनाने का, गली बनाने का, तालाब खुदवा सकती है विकास के काम के लिए, घाट बनवा सकती है, कहीं पर कोई नदी है, छोटी नाला है, उस पर पुल बना सकती है, मेले वगैरह का आयोजन करवा सकती है, ऑर्गेनाइज कर सकती है, फेयर जैसे भैंस गाय पशुओं का मेला, अनाज के लिए मेला, बाजार लगवा सकती है, शुल्क लेगी, बाजार लगवा सकती है, सुरक्षा की जिम्मेवारी ले सकती है। अगर पूरे गांव का हर जाति धर्म का अगर कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, तो उसके मेंटेनेंस कर सकती है, लेकिन कोई पर्सनल वर्क नहीं कर सकती। अब किसी मंदिर का चबूतरा बना दिया, शिखर बना दिया, कोई मंदिर बना दिया, पर्टिकुलर धर्म का नहीं कर सकती। ये चीज़ है, तो याद रखना है। तो इस तरह से ये काम करती है। तो देखा आपने, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं, मिडिल स्कूल नहीं खोल सकती, हाई स्कूल नहीं खोल सकती, कॉलेज नहीं खोल सकती, ये मेरे कहने का। तो ये सब काम करती है। ठीक है, नदी नाले वगैरह, सड़क, स्कूल, भवन, ये सब बनवाना जनरल है, सब पब्लिक संदर्भ में। अब है स्थानीय कर भी लगाती है, जैसे चूल्हा कर हरियाणा ने लगाया है, इसी को कहते हैं हाउस टैक्स। तो गांव में, ग्राम पंचायत में रहने वाले तमाम लोगों से हाउस टैक्स ले सकती है, ठीक है, वसूल सकती है। कोई भी टैक्स 200 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी रूल है। और जो भी लेगी डायरेक्ट टैक्स जो है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो डायरेक्ट लेगी, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं ले सकती। बाजार लगता है तो मेले वाले से, जो बाजार में खरीदने वाले हैं और जो बाजार में बेचने वाले हैं, उससे टैक्स ले सकते हैं। बदले में क्या है, टॉयलेट, बाथरूम, हैंडपंप, पानी पीने, सुरक्षा, चौकीदारी, ये सब कर सकते हैं, ऐसे नहीं फ्री में कुछ ले लेंगे। इसके अलावा क्या है, तो लिखा हुआ है आगे,
कि स्थानीय कर लगाना, कर को इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी योजनाएं बनाना, बिल्कुल ये कर सकती है। योजनाएं बनाती है ना नरेगा के लिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए तो बनाती है। अब ग्राम पंचायत को आमदनी, इनकम कहाँ से आता है ये पूछा जा रहा है, तो जरा गौर फरमाइए। इनकम सबसे पहले असेसमेंट, जो छोटे मोटे टैक्स लगाती है, शुल्क, ड्यूटी, वो आया एक, तो ये तो शुल्क से, ड्यूटी से जो आया एक। दूसरा, जो केंद्र सरकार फंडिंग करती है पंचायती राज के डेवलपमेंट के संदर्भ में, तो कभी भी डायरेक्ट फंडिंग नहीं करती पंचायती राज को। सेंट्रल विल बी फंडिंग टू पंचायती राज थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आता है, पर आता कहां से? सेंट्रल से। कैसे आता है वो अलग बात है। तो देखिए, ऑन टैक्स सिस्टम, टैक्स के अलावे वो कोई दुकान अगर खोल देती है, अब पंचायत की जमीन है, उस पर दुकान बना दिया और उसमें कोई रहता है तो रेंट वेंट आ गया, वो भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आई, स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग आई, ये भी हो गया। इसके अलावा और क्या है? और भी है क्या? तो कोई भी चीज, कोई शुल्क वगैरह होता है कोई चीज के बनाने का, तो वो शुल्क जो आता है वो भी। इसके अलावे और कहां से आएगी? तो कोई गिफ्ट दे देता है, कोई ग्रांट करता है, अनुदान दे देता है, तो वो आता है। तो पंचायती राज को इस तरह से आमदनी आती है। वही चीजें लिखी हुई है। क्या? घरों और बाजारों पर टैक्स लगाते हैं, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद के थ्रू आती है, तो ये। अब जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो वो फंड पहले आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला परिषद पे, और जिला परिषद से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पंचायत समिति पे, और पंचायत समिति से आ जाती है ग्राम पंचायत पे। तो पैसे जो आएंगे, पहले जो ग्राम पंचायत के 3 लेवल है ना, 3 लेवल, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत, सबसे ऊपर जिला परिषद। तो स्टेट या सेंट्रल से फंडिंग जो आएगी तो वो जिला परिषद विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू पंचायत समिति, पंचायत समिति रिडिस्ट्रीब्यूटेड टू ग्राम पंचायत। इस तरह से फंडिंग आती है। अब है अगला, इस पर देखते हैं क्या है। ये लिखा है कि पंचायत के 3 स्तर हैं, जो पहले ही हमने बता दिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, सबसे नीचे से ऊपर के क्रम। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो होता है गांव के स्तर पे, पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक तो समझते हैं ना, ब्लॉक को बहुत जगह तहसील, बहुत जगह तालुका और बहुत जगह जनपद कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे? जनपद, तालुका, तहसील, प्रखंड शुद्ध हिंदी में, और ब्लॉक इंग्लिश में। तो ब्लॉक लेवल पे जो होता है उसका नाम क्या होता है? पंचायत समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है, बिल्कुल सही। तो पंचायती राज व्यवस्था हमारी जो डेमोक्रेटिक है उसका पहली सीढ़ी है। लोकल गवर्नमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, सेकेंड स्टेज इज स्टेट, एंड थर्ड स्टेज इज, लास्ट स्टेज इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बताया है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, डेफिनेटली। ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव बॉडी लाइक ए गवर्नमेंट, अकाउंटेबल टू द ग्राम सभा, जहां से वो बन के आई है। जैसे गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, वैसे, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। बिल्कुल, लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। द पीपल आर पार्टिसिपेट इन ग्राम पंचायत इन 2 लेवल। ठीक है, ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड। तो आपको देखा ग्राम पंचायत में क्या कह रहा है कि 2 तरह से भागीदार होते हैं, एक ग्राम सभा के मेंबर बन के और एक ग्राम पंचायत के मेंबर बन के। तो 2 स्तर पर भागीदारी होती है। अब ये कह रहा है कि जो लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर होती है, और अब बता रहा है कि पंचायत समिति का, तो पंचायत समिति को ही जनपद पंचायत भी कहते हैं। जहां पे यूपी में बेटा जो तहसील है, ब्लॉक, उसको जनपद कहते हैं, तो वो जनपद समिति हो गई। हमारे बिहार में क्या कहते हैं उसको? ब्लॉक लेवल पे उसका नाम है पंचायत समिति है। तो हर जगह अलग अलग हो सकता है। तो एक पंचायत समिति में कई गांव हो सकते हैं, ग्राम पंचायत, बिल्कुल। जैसे देखा आपने, एक डिस्ट्रिक्ट है जिला परिषद, उस जिले में मान लेते हैं 25 ब्लॉक्स हैं, तो 25 ब्लॉक्स हैं, तो 25 पंचायत समिति हो गई, यानी जनपद समिति हो गई। अब एक पंचायत समिति के भीतर, एक ब्लॉक के भीतर मान लेते हैं 50 ग्राम पंचायत हैं,
तो 50 मुखिया सरपंच हो गए, 50 ग्राम पंचायत। तो उन 50 से मिलकर के पंचायत समिति, और उन तमाम पंचायत समिति से मिलकर जिला परिषद बनता है। तो 3 लेयर्स हो गया। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है या जिला परिषद होती है, और यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास का काम देखता है, योजनाएं बनाता है, और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद ये काम करती है और आवंटित राशि, अलॉटेड फंड गिवन टू द ग्राम पंचायत थ्रू पंचायत समिति। ये तो पंचायत समिति कानून कुछ राज्यों में कुछ अलग अलग होते हैं, सही बात है। मूल रूप से सबको उसी भावनाओं से काम करना है, लेकिन अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर था जो पूरा हुआ है, और अगले चैप्टर में एंट्री नहीं लेंगे, पर 10 मिनट में कुछ बात को आगे बढ़ा देंगे पंचायत से ही रिलेटेड। गौर से सुनिएगा। जब हमारे ग्राम पंचायती राज को और नगर निगम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, तो उसके बाद कौन सा राज्य था जो सबसे पहले इसे लागू किया? तो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य हुआ मध्य प्रदेश, जो 1995 में उसमें लागू कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे तमाम राज्यों ने इसे 1 बाय 1 नए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर लागू कर दिया, और फाइनली लास्टली इसे लागू किया हमारे जम्मू कश्मीर ने। तो आज भारत के सभी 28 राज्यों तथा जहां भी यूनियन टेरिटरी है में लागू है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में लागू है, और नगर निगम भी नगर क्षेत्र में इन तमाम जगहों पर लागू है। तो आज लोकल गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया लागू है। अब सवाल, कितने स्तर की है ये ग्राम पंचायत? तो 3 स्तर की है, एज इट इज बलवंत राय ने जैसा कहा। लोअर फर्स्ट ग्राम पंचायत, मिडिल सेकंड कौन पंचायत समिति, जनपद समिति, थर्ड टॉप जिला परिषद, जिला पंचायत कहते हैं ये। अब सवाल है, जब बनाया कानून तो सवाल ऐसे आएगा, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था प्रयोग के तौर पे कहां लागू हुआ? पोचमपल्ली, नालगोंडा, तेलंगाना, 1958। पॉइंट क्लियर। भारत में विधिवत रूप से पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959, नागौर, जयपुर, राजस्थान। Which state firstly introduced पंचायती राज सिस्टम? राजस्थान। जस्ट 1 घंटे बाद पूरे राजस्थान में हो गया था, सेम डेट, तो राजस्थान। चौथे सवाल पर गौर फरमाइए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद पहला राज्य जो इसे अपनाया, मध्य प्रदेश, 1995। तो ये बात हो गई। अब आपके पास ऐसे सवाल आते हैं, इनमें से किस राज्यों ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? और आजकल 2-2 का ऑप्शन होता है, जैसे ऑप्शन ए है ना, दे देगा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, यही राइट है, क्योंकि पहले राजस्थान और कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद मध्य प्रदेश पहले बन गया। तो पहले जिसमें 2-2 है, तो पहले राजस्थान फिर एमपी की ओर जाइएगा। यही खूबसूरती है सवालों का, और ऐसा सवाल यूपीएससी, इंश्योरेंस और बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। अब आइए, हमारा जो पंचायती राज बना है, तीनों स्तर पर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देता है। जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं हम हरियाणा, और हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतक। रोहतक में एक जिला परिषद होगा, ठीक है ना, उसके नीचे कुछ ब्लॉक्स होंगे और ब्लॉक्स के नीचे गांव होंगे। तो ऐसे समझिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिजर्वेशन होता है। पूरे रोहतक में मान लेते हैं कि 200 पंचायत है, ग्राम पंचायत। पूरे रोहतक डिस्ट्रिक्ट 200 ग्राम पंचायत है, तो 200 का 1/3 जो होगा महिलाएं खड़ी होंगी उस ग्राम पंचायत में, मुखिया के तौर पे, सरपंच के तौर पे, रिजर्व सीट ओनली फॉर फीमेल। कितना होगा बेटा? तो 33 दूनी 66, 1/3 है ना, तो 66 सीट्स पे फीमेल ही होगी।
वो सीट बता दिया जाता है किस साल कौन सा सीट कहां के लिए रहेगा। आइए, अब उस महिला के रिजर्वेशन के भीतर फिर रिजर्वेशन है क्या, SC/ST फीमेल के 1/3। तो 66 का 1/3 क्या होगा बेटा, 22, यही होगा ना 22। तो उनमें से 66 महिलाओं में से 22 महिलाएं SC/ST कैटेगरी की होंगी, अगर वहां है तो, नहीं तो नहीं। ये है तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, आरक्षण के भीतर आरक्षण किया गया है। यहां 1/3 रिजर्वेशन फॉर फीमेल इज कंपल्सरी एंड विद इन दिस 1/3 इट्स 1/3 फॉर SC/ST वुमेन। जहां नहीं है कोई बात ही नहीं, जहां है होगा। जहां सिर्फ SC है तो SC के लिए हो जाएगा, जहां ST/ST दोनों है तो दोनों के लिए हो जाएगा। ये चीज है, समझ में आ गई बात। अब गौर फरमाइए, तो मुखिया के स्तर पर भी होगा, वार्ड कमिश्नरी में भी होगा। मान लीजिए जो ग्राम पंचायत है वो मुखिया है, उसको कर दिया, लेकिन उसमें वार्ड कमिश्नर में 15 है तो 5 महिलाओं को जाएगा, और अगर SC/ST भी उस पंचायत में है तो उसको भी जाएगा। ये मतलब है। अब ये कंपलसरी है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसमें चेंज करके फीमेल को 50% दे दिया रिजर्वेशन, और उस 50 का 50% SC/ST इफ अवेलेबल देयर। ऐसा करने वाला पहला राज्य बिहार, ठीक है। और बिहार के बाद जितने भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बिहार में भी थी बीजेपी तो उसने किया था, बिहार के बगल में आ जाए झारखंड 50% फीमेल, छत्तीसगढ़ 50% फीमेल, मध्य प्रदेश 50%, राजस्थान 50%, उत्तराखंड 50%, हिमाचल प्रदेश 50%। बाद में कांग्रेस की जो बीच में सरकार आई तो कांग्रेस की सोनिया गांधी ने भी कहा कि 50%। तो लगभग आज 20 या 15 स्टेट में 50% रिजर्वेशन है फीमेल को, एंड रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन है। तो ये पॉइंट समझ गया। हर स्तर पे, मुखिया के स्तर पे, ग्राम पंचायत के प्रमुख के स्तर पे, जिला परिषद के अध्यक्ष के स्तर पे, एवरीवेयर। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये आप जान गए। अब सवाल है, जो नगर निगम है और ये दोनों में जो कैंडिडेट वार्ड कमिश्नर के लिए, मेयर जो बनते वार्ड कमिश्नर के लिए, गांव में सरपंच, मुखिया, वार्ड कमिश्नर के लिए जो कोई वोट करेगा, तो रूल क्या है, मस्ट बी कंप्लीटेड एज कितना, 21 ईयर्स, 21 वर्ष पूरा कर चुका हो। वोट डालने का राइट जो है आपका 18 वर्ष है, पर टू फाइट द इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट योर मिनिमम एज इज 21 ईयर्स। यू मस्ट बी मेंटेन योर वोटर लिस्ट ऑफ दैट ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एरिया। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई बात। अब रही बात, लेयर कितना है, 3, बट देर आर सम स्टेट्स हैज समवेयर 2 लेयर्स, समवेयर 4 लेयर्स। लाइक केरला में 2 लेयर्स है। केरला में कितने लेयर्स हैं, 2 लेयर है। एक पॉइंट क्लियर। और मेघालय जो है दैट इज 4 लेयर। मेघालय में कितने लेयर हैं, 4 लेयर हैं। केरला में 2 लेयर्स। कुछ स्टेट हैं जहां पर ये पंचायती राज सिस्टम नहीं लागू है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी उनका ट्राइबल सिस्टम है। आदिवासियों की अपनी एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो सदियों से अपना पंचायत करते आई है। तो और वो स्टेट्स जो हैं स्पेशल एक्ट के तहत आ जाते, 371 ज में आ जाते हैं। तो 371 आर्टिकल्स के तहत आते हैं। लाइक दैट यू नो बेटर 7 सिस्टर्स स्टेट्स जो हैं, तो उनमें जो नागालैंड है वहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है। अक्रॉस नागालैंड there is a own tribal organization system as a local government ruling called नागा हो हो। तो नागा हो है, हॉट क्वेश्चन है। असम में जो कोकराझार है there is no एरिया है, but there is no पंचायती राज because tribal area declared. In Arunachal Pradesh some part is tribal area, there is no working of पंचायती राज. In that respect I am saying to you, लद्दाख के भी कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज नहीं है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ वाले, चंपावत वाले कुछ क्षेत्रों में नहीं है पंचायती राज, ये याद रखिए। झारखंड के चाईबासा में ट्राइबल सिस्टम है, नहीं है पंचायती राज। ये सब हॉट क्वेश्चन होते हैं, तो ये बच्चों की किताब है ना, ये चीज है।
तो ये भी आप समझ गए। अब जो है हमारी बात 1 मिनट है, इसके साथ अंत करें। आप सभी को हमारी तरफ से, ये तो हो गया बेटा टॉपिक, अगले में इसको आगे ले जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि कल ज्योग्राफी जो दिया हूं मैं इसी को आगे बढ़ा दूं, क्योंकि ये 2 जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ पढ़ लेना चाहिए। 1 सप्ताह के बाद आएगा तो थोड़ा भूल जाएंगे, तो मैं कल थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा। जो आपको स्ट्रीमिंग भेजा है यही पढ़ाऊंगा, 6ठा और 7वां चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा और कल हो जाएगा। और जो मेरा स्पेशल स्पीच है लोकल गवर्नमेंट पे, वो भी कल हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। कुल मिला के अब बात ये हुई कि आप लोग हमारे YouTube चैनल रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन बजाइए, सब कुछ वहां अवेलेबल है, बहुत कुछ मिलेगा। दूसरा, जो कोर्स पे आते हैं तो इन कोर्स पे भी फॉलो करने का सिस्टम है, जो कुछ फ्री कोर्स हैं और कुछ अदर, तो उसको फॉलो करिए, लाइक करिए। कोई क्वेश्चन डील कर रहे हैं जो जहाँ पे क्विज हमारा चल रहा होता है, तो कोई इंपॉर्टेंट लगा तो उसको इंपॉर्टेंट शो करिए, पूरा एक्टिविटीज आप दिखाइए। इससे हमें जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा और इससे जो है लोगों तक जाएगा कि हाँ इनका नाम है। और नाम का मतलब है कि हाँ थोड़ा सा हम और एक्टिव होते रहेंगे, एंथुजियाज्म होगा, हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, फीलिंग्स मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी आपसे। In that respect, I am ending this class today and tomorrow will continue same subject, same chapter. Thank you very much everyone.